हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है, जो एसएससी एमटीएस का जो भी रिजल्ट आया है, तो उन सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जिनका नाम नहीं है, तो उनका भी अभी आएगा दोस्तों। जैसे ही हवलदार का फिजिकल एजुकेशन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी जिसमें एमटीएस के पोस्ट के लिए जो सिलेक्टेड हैं उनका नाम आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एमटीएस को प्रेफरेंस में दिया नहीं था, सॉरी हवलदार को प्रेफरेंस में नहीं दिया था, इसीलिए उनका हवलदार वाला लिस्ट में नाम नहीं आया है। और अगर वो क्वालिफाई किए होंगे तो उनका एमटीएस का लिस्ट एक और आएगा, तो उसमें ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, जब तक आपका फाइनल ना आ जाए तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करते रहें। और इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें एसएससी में जो हवलदार का पोस्ट अभी जो रिजल्ट आया है उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस में क्या काम करना पड़ता है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी, आपका वर्किंग आवर्स क्या होगा, कितने दिन काम करना पड़ेगा सप्ताह में, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, प्रमोशन से किस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। ठीक है, और मेडिकल जो फैसिलिटी मिलती है उस सारे बारे में जानेंगे। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, बच्चों को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी, ठीक है ना, आपको एलटीसी मिलेगी, ये सारे जो चीज़ है उसको बारे में धीरे धीरे बताएंगे। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताएंगे और इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें बाकी चीज़ें बताएंगे। ठीक, क्योंकि एक वीडियो बाद में आपका बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो इसलिए अगला जो पार्ट आएगा उसमें और चीज़ें बताएंगे। और इसमें सोचेंगे कि आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके डाउट है मैक्सिमम आपका क्लियर हो जाएगा, और जो कुछ बच जाएगा उससे अगला वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ड्यूटी ही देखते हैं कि जो एसएससी एमटीएस है उनका ड्यूटी क्या होता है। ठीक है ना, तो देख लो, एसएससी एमटीएस का जो ड्यूटी होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, तो जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, तब तक आपसे ये काम कराया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है डीओपीटी का जो अनेक्सर 2 है, इसमें जो दिया हुआ है कि डेजिनेशन एंड इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ना, तो जो जो पहले ग्रुप डी में आते थे, जैसे कि प्यून, स्टाफ थ्री, जमींदार, जूनियर, इस सभी का नाम चेंज करके एक ही नाम रख दिया गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक आपसे ये काम कराया जाएगा, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, उसके अलावा जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन या यूनिट। तो ये जो साफ सफाई वाला जो काम है ये अब नहीं कराया जाता है, क्योंकि जो ये सारे काम के लिए आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाते हैं, ये सारे काम आपसे नहीं कराया जाएगा। तो जो जो काम कराया जाएगा ट्रेनिंग से पहले वो मैं बता देता हूँ। जैसे फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ये तो कराया जाएगा, जनरल क्लीननेस ये वाला नहीं कराया जाएगा। ठीक है, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर विद इन द बिल्डिंग ये कराया जाएगा आपको। फोटोकॉपी एंड सेंडिंग ऑफ फैक्स ये भी कराया जाएगा। उसके अलावा अदर नॉन क्लर्कियल वर्क, जैसे कि आपका जैसे फोटोकॉपी हो गया, फाइलिंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका ईमेल करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना, पेज जो फाइल है उसमें नंबरिंग करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से काम आपको कराया जाएगा। स्पीड पोस्ट करने के लिए जो लेटर वगैरह स्पीड पोस्ट करते हैं वो भी एमटीएस से ही कराया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक रजिस्टर रहेगा, स्पीड पोस्ट जो भी करेंगे, जो पैसे खर्च होंगे उसका रिकॉर्ड रखना रहेगा। इस सब तरह के काम कराया जाता है। ठीक है, असिस्टिंग इन द रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी डिस्पैच। हाँ, डायरी डिस्पैच एक एमटीएस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यानी डायरी डिस्पैच, स्पीड पोस्ट, ठीक है, ईमेल, प्रिंट, फोटोकॉपी, यही मेन काम कराया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डिलीवरिंग ऑफ डाक आउटसाइड द बिल्डिंग, डिलीवरिंग ऑफ डाक भी कराया जाता है दोस्तों। अगर आपके आउटसोर्सिंग से ही आप करा सकते हो तो या ये भी करना पड़ता है। ठीक है, जेन्युइन में बता देता हूँ कि डिलीवरिंग ऑफ डाक भी आपको करना पड़ सकता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सभी काम के लिए आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम से भी नहीं करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑफ रूम से भी नहीं करना पड़ेगा, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर भी नहीं करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग ये सब पहले कराया जाता था। ठीक ना, पहले कराया जाता था, क्योंकि ये 2010 का सर्कुलर है तो उसके अनुसार कराया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं कराया जाता। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग वगैरह नहीं कराया जाता। वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशन, अगर कुछ आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उससे संबंधित काम अगर कराया जा सकता है। ठीक है, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इफ़ इन पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको गाड़ी ड्राइविंग करने का भी दिया जा सकता है, लेकिन ये जनरली लोग नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल इसके लिए भी आउटसोर्सिंग के थ्रू ही रहते हैं। ठीक है ना, अपकीप ऑफ पार्क लॉन से अगर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मेन जो आपको ट्रेनिंग से पहले कराया जाएगा जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि
लोगों के डाउट रहता है क्या साफ़ सफाई कराया जाता है, इसमें लिखा हुआ है साफ़ सफाई, लेकिन ये अब आउटसोर्सिंग के थ्रू कराया जाता है, जो रेगुलर जो एमटीएस होते हैं उनसे नहीं कराया जाता, ठीक है। तो जो अभी आपको कराया जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ द सिक्स, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जैसे फाइल वगैरह रजिस्टर उसको मेंटेन करना, वो अलमीरा में रखना, निकालना, देना, ये काम का रहेगा। उसके अलावा कैरिंग ऑफ फाइल्स, ये भी आपका काम रहेगा, ठीक है। फोटो कॉपी, ये भी आपका काम रहेगा, ठीक है। अदर नॉन क्लरिकल वर्क, ये भी काम रहेगा। असिस्टिंग इन रूटिंग वर्क लाइक डायरी डिस्पैच ही आपका मेन काम रहेगा, मेन काम का डायरी डिस्पैच एंड स्पीड पोस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा डिलीवरिंग ऑफ डाक, ठीक है ना, मतलब स्पीड पोस्ट जो डायरी डिस्पैच, स्पीड पोस्ट, डिलीवरिंग ऑफ डाक, यही जो है ये आपका मेन काम रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगला काम रहेगा आपका आई टी आई रिलेटेड अगर आपके पास है तो दिया जा सकता है, और अगर कंप्यूटर का नॉलेज है आपको तो कंप्यूटर पर भी दे दिया जाता है कुछ काम करने, टाइपिंग करने के लिए, सीट बनाने के लिए, ठीक है। ये तब जब आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है तब कराया जाता है, ठीक है ना, ये जो भी मैं बताया ट्रेनिंग होने से पहले। और जब जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हो कि ये वाला दिया हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क वेयर एग्जिस्ट, अगर जहाँ एलडीसी है वहाँ पर ही एलडीसी काम करेंगे, और जहाँ एलडीसी नहीं है तो वहाँ पर ही एलडीसी का जो काम है वही एमटीएस से कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर ही एलडीसी का जो काम है वही एमटीएस से कराया जा सकता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ से। तो वहाँ पर आपको क्या काम करेगा, रजिस्ट्री ऑफ डाक, जैसे डाक है उसका रजिस्ट्रेशन, ये तो ट्रेनिंग से पहले भी आपको करना था। अगर आपके पास एलडीसी नहीं है तो ये तो, अगर एलडीसी रहे या नहीं रहे ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ सेक्शन डायरी एंड फाइल मूवमेंट, ये आपको बाद में भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर एलडीसी नहीं है तो आपको टाइपिंग वाला वर्क है वो आपको मिल जाएगा, टाइपिंग, कंपेयरिंग, फोटोकॉपी वगैरह तो आपको ऐसे ही करना पड़ता, ट्रेनिंग से पहले भी और बाद में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल, ये सब परफॉर्मेंसिंग द टास्क ऑफ डीलिंग है, जो डीलिंग हैंड वाला काम है, ठीक है, ये काम आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। अगर आपके यहाँ एलडीसी नहीं है, एलडीसी है तो एलडीसी ही या डीलिंग हैंड के काम करेंगे, आप उनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। और एनी अदर ऑफिशियल वर्क असाइंड, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ एलडीसी है तो आपको डीलिंग हैंड के काम नहीं मिलेगा, बाकी जो ये काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक हो जाएगा, मतलब डायरी डिस्पैच, ठीक है ना, डायरी डिस्पैच के काम मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फाइल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग, कंपेयरिंग, फोटो कॉपिंग, ये वाला काम टाइपिंग वाला मिल सकता है आपको, अगर आपको आता है, ठीक है ना। लेकिन जो डीलिंग हैंड का काम है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डीलिंग हैंड का काम आपको एलडीसी करेंगे, अगर नहीं है तब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा एनी अदर ऑफिशियल टास्क असाइंड, यानी जो भी काम कराया जाएगा ऑफिशियल काम ही कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पर्सनल काम कराएगा, घर का अपना काम कराएगा, घर के काम कोई नहीं कराएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं ये अपना मन से ये ड्यूटी बता रहा हूँ, ये तो ऐसा नहीं है, ये मैंने जो भी लिया है जो ऑफिशियल डीओपीटी का ऑर्डर है वहीं से मैंने ये दोनों लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूटीज ऑफ अनट्रेंड एमटीएस है ना, ड्यूटीज ऑफ अनट्रेंड एमटीएस मल्टीटास्क हैव बीन प्रोवाइडेड एट एनेक्सर 2 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, देख सकते हैं ना। तो मतलब जो अनट्रेंड एमटीएस है उनका 30 अप्रैल 2010 का जो डीओपीटी का ऑर्डर जारी हुआ था उसमें दिया हुआ है अनट्रेंड का, और जो ट्रेंड हुए हैं उनका ये है, ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर वो ट्रेंड का है, ठीक है ना। जो ट्रेंड एमटीएस है उनका ये दिया हुआ है, ये ट्रेंड का है। और जो अनट्रेंड है, अनट्रेंड मतलब कहने का मतलब वही हुआ कि जिन्होंने अभी ट्रेनिंग नहीं किया है, तो जो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 2010 का ऑर्डर था उसमें दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ठीक है। तो काम क्या करना पड़ता है इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा, अभी भी रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी काम कर चुका है एमटीएस में। मैं अभी तो नवोदय विद्यालय में हूँ जेएसए के पोस्ट पर, लेकिन पहले मैं 4 साल एमटीएस के पोस्ट पर ही एसएससी एमटीएस के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में काम कर चुका हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताता हूँ, और दूसरा नंबर पे आप यहाँ पर जो देख सकते हैं वो तो है ही, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ अभी 56% डीए हो गया उसके अनुसार, ठीक है ना, और 7th पे कमीशन के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप ज्वाइन करेंगे तो 2026 में उसमें 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो उस समय जो अभी जो बेसिक आपको स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है, तो 18,000 अभी बेसिक मिलेगी। अभी आपको कितनी बेसिक मिलेगी, 18,000 आपको स्टार्टिंग बेसिक मिलेगी। लेकिन अब जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उस समय ये जो 18,000 है लगभग 41,000 हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक। क्यों? क्योंकि 8th पे कमीशन जैसे 7th पे कमीशन आया था उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था। तो इस बार उम्मीद है
कि इस बार 50.5 का कम से कम 2.28 तो रहेगा। तो 2.28 से 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 41,000 कुछ रुपया आएगा, ठीक है ना। तो लगभग मान के चलते हैं कि आपका 41,000 आपका स्टार्टिंग बेसिक हो जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। बेसिक ही इतना 41,000 हो जाएगा। लेकिन अभी तो लागू नहीं हुआ है, तो मैंने अभी जो प्रेजेंट में चला उसी के अनुसार कैलकुलेट किया हूँ। तो अभी प्रेजेंट में आपका बेसिक पे मिलेगा 18,000, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 18,000 बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद जो DA, अभी DA 53% चल रहा है, तो 18,000 53% आप कैलकुलेट करोगे तो 10,080 रुपये हो जाएगा। उसकी HRA हाउस रेंट अलाउंस अभी मिलता है दोस्तों, अभी 30%। तो 18,000 के 30% कैलकुलेट करोगे तो 18 तिहाई 5400 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 5400 रुपया मिल जाएगा जो एक सिटी मिलता है। अगर छोटी सिटी मिलती है वाई और जेड में तो आपको ये 3600 मिलेगा वाई सिटी में, और जेड में 1800, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलती है जो बड़े सिटी रहते हैं एक सिटी में मेट्रो, तो वहाँ पर आपको 1350 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलती है। और DA ऑन TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी DA मिलते हैं, तो जो कि 53% कैलकुलेट करें तो 756 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपका वाई एंड जेड सिटी में रहता तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 की जगह 900 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर NPS में भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है गवर्नमेंट का 14%, जो कि बेसिक एंड DA का 14% रहता है, तो वो आपका बन जाता है 3,931 रुपया। 3,931 रुपया बन जाता है, गवर्नमेंट आपके NPS अकाउंट में जमा करती है। तो सभी अगर कैलकुलेट करते हैं तो सभी आप देख सकते हैं कि टोटल आपका इनिशियल ग्रॉस सैलरी एक सिटी में है, एक सिटी में अगर आपका ज्वाइनिंग होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस टाइप से, हैदराबाद, चेन्नई वगैरह में और कोलकाता, तो इस सिटी में 39,517 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। और नेट सैलरी कितना बनेगा? तो नेट सैलरी बनाने से पहले आप बता दूँ कि आपका डिडक्शन क्या होगा। तो NPS टायर 1 अकाउंट में जो आपका 10% कटेगा, जो कि बेसिक एंड DA का रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कटता है, तो वो जो आपने यहाँ पर जोड़ा था तो उसको भी इधर माइनस हो जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो 10% अभी 14%, टोटल 24% आपके NPS अकाउंट में जमा होंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो उसके अलावा एक CGHS से क्या कटेगा? CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कटेगा, तो वो शुरू नहीं करता है, बाद में करता है। पहली सैलरी मिलेगा उसमें आपका नहीं रहेगा, तो CGHS, ठीक है ना। तो बाद में इसका 250 रुपये आपका कटेगा, ठीक है, 250 रुपये। और फिर उसके बाद एक CGEIGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, CGEGIS, इसके 30 रुपया कटेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 30 रुपया कटेंगे तो ये जो 30 रुपये कटेंगे तो ये इंश्योरेंस के कटते हैं। जैसे ना आपका कुछ हो जाता है तो उस समय इंश्योरेंस के जो पैसे रहते हैं उसके लिए ये 30 रुपया कटते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो CGHS रहता है, CGHS का जो आपने बताया कि 250 रुपया कटेगा, तो वो आपका कटता है आपका लिए हेल्थ स्कीम के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है, तो उसके तहत कितना भी आपका बीमार में खर्चा हो, कभी बीमार पड़ जाए तो आपका आपके फैमिली का, जैसे आपके वाइफ हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके फादर मदर जो भी आपके डिपेंडेंट होना चाहिए, या छोटा माइनर ब्रदर है, सिस्टर है माइनर, तो उसका भी मिल जाता है तो हेल्थ स्कीम के लिए, तो उसके लिए 250 रुपया कटते हैं। तो इस तरह से टोटल 6,739 रुपये आपके कटेंगे। और मान लो 250 और 30 280 रुपया अगले महीने से अगर हेल्थ कार्ड बन जाएगा तब वो कटना चालू होगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं कटेगा। बन जाएगा तो आप कोशिश करना कि जल्दी आपका CGHS कार्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो बनवा लेना। भले उसके लिए 250 रुपये कटेगा, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप बनवा लेना, ठीक है। तो इस तरह से सभी काटने के बाद आपका 32,778 बन रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका 250, 250 और 30, 280 बना, मान लेते 300 कट गया, ठीक ना, तब भी 32,400 यानी 32,500 के आसपास आपका इनिशियल सैलरी बनेगी, ठीक है। इनिशियल सैलरी मैं बता रहा हूँ। और जब तक आप ज्वाइन करेंगे उस समय DA और बढ़ चुकेगी। जब DA बढ़ चुकेगी तो आपका जो 32.5 बता रहा हूँ इस 33 या 33.5 के आसपास बन जाएगी, ठीक है ना, जब तक ज्वाइन होगा। और हो सकता है उस समय पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो यही जो आपका 33 बन रहा है तो उस समय तक 60,000 इनिशियल बेस आपका नेट पे मिल जाएगा। मतलब इन हैंड सैलरी आपका 60,000 के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है, जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तब। अब देखते हैं कि वर्किंग आवर क्या होता है। तो वर्किंग आवर के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि
दो तरह के ऑफिस होते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑफिस ऐसे रहते हैं कि जिसमें सेकेंड सैटरडे के ऑफ रहते हैं और केवल संडे को ऑफ रहेगा और सेकेंड सैटरडे के। और एक ऐसे ऑफिस रहते हैं जिसमें सैटरडे को ऑफ रहता है और साथ में आपका संडे की भी ऑफ रहता है। जैसे कि जो सर्कल ऑफिस होते हैं, जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, तो वहाँ पर इस सैटरडे की भी छुट्टी रहती है और संडे के। तो वहाँ पर ही आपको 9 से 6 काम करना रहेगा, ठीक है ना, लेकिन सप्ताह में 5 दिन ही, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी जो ऑफिस रहते हैं उसके जो ब्रांच, ठीक है ना, वहाँ पर ही आपको 9:30 से 5 बजे काम करना रहेगा और सेकेंड सैटरडे एंड संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा और बताता हूँ कि आपको लीव कितनी मिलेगी। तो लीव आप जब ज्वाइन करेंगे तो 30 EL मिलेंगे। एक साल में आपको 30 EL मिलेंगे अर्न्ड लीव, अर्जित अवकाश। उसके अलावा एक साल में 8 CL मिलेंगे। उसके अलावा 2 RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलेंगे। उसके अलावा 20 HPL को मेडिकल लीव भी बोला जाता है, ठीक है। तो 20 HPL मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा पेटर्निटी लीव मिलेगी। जब आपका बच्चा होता है तो उसमें पेटर्निटी लीव मिलता है, ठीक है ना। तो 2 बच्चे के लिए मिल सकता है, एक बच्चे के लिए 15, दूसरा बच्चे के लिए 15, ठीक है। टोटल 30 मिल जाएगी, 15-15 हर बच्चे के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलती है। तो जब भी बच्चा होता है तो 6 महीना के अंदर ही उसको ले लेना होता है, नहीं तो बाद में वो लैप्स हो जाता है। उसी तरह से मैटरनिटी लीव मिली थी। मैटरनिटी लीव जो फीमेल को मिलती है तो इसमें 6 महीना तक मिलती है, ठीक है ना। तो 6 महीना तक मिलती है ये मैटरनिटी लीव। जो गर्ल्स हैं उनको मिल जाएगी। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव ये 2 साल तक मिलती है। तो जब भी बच्चा होता है तो मतलब 2 बच्चे के लिए मिलती है और ये पूरे लाइफ में आपको 2 साल ही मिलेगी। कितने भी बच्चे हों 2 साल ही मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा तो मैक्सिमम लोग इतना ही जो मैंने हाईलाइट किया है इतना ही लीव अवेल करते हैं। उसके अलावा जो स्टडी लीव वगैरह है वो बहुत कम लोग लेते हैं। तो इसके बारे में उतना मैं, अगर आप बताओगे तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, स्टडी लीव के बारे में। उसके अलावा लीव नोट ड्यू भी मिलती है। अगर कोई लीव नहीं बची है और उसके बाद सारा लीव खत्म हो गया फिर भी आपको ज़रूरत पड़ गया तो लीव नोट ड्यू ले सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा कम्यूटेड लीव मिलती है। तो कम्यूटेड लीव क्या होता है, यह एक तरह से जो HPL है उसी को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन यह मेडिकल ग्राउंड पर मिलता है, ठीक है। इसमें पूरी सैलरी मिलेगी और HPL में आपको आधी सैलरी मिलती है, क्योंकि नाम ही हाफ पे लीव, उसमें आधी सैलरी मिलती है। लेकिन इसमें मेडिकल ग्राउंड में कम्यूट करा लोगे इसमें पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा और अलग तरह के लीव मिलती है, जैसे स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है, जैसे कि आप वोट देने के लिए मिलती है, चाहे या आप कभी वो बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन कराते हैं, आप कराते हैं, आपकी वाइफ कराती है, तब भी मिलती है। चाहे किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण मिलती है, या कहीं जो गवर्नमेंट द्वारा कोई स्पोर्ट्स कराया जा रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए भी मिलती है। ब्लड डोनेशन के लिए मिलती है, बहुत सारे कारण से मिलती है। तो वो तो मिलती है और बहुत छोटे मोटे तरह की लीव मिलती है, तो मैंने लिखा नहीं है। अगर आपको देखना, बताना, जानना है तो आप कमेंट करना, मैं सारे लीव रूल्स के बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बारे में आप देखते हैं कि ट्रेनिंग, हाँ, जैसा कि आपको बताया था कि ट्रेनिंग जब आपका हो जाएगा तब आपको जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा और ट्रेनिंग से पहले कोई दूसरा रहेगा, आपको बताया ना। तो ट्रेनिंग आपका कितना दिन होता है, तो ट्रेनिंग लगभग दोस्तों होता है 7 वीक्स का, ठीक है ना। 7 वीक्स का ट्रेनिंग होता है। जैसे मेरा ट्रेनिंग हुआ था 7 वीक्स का हुआ था, ठीक है ना। और ट्रेनिंग जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें कोरोना था ना, तो उसमें ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऐसे ऑफलाइन होता है, तो आपका ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अब देखा जाए कि प्रमोशन कैसे होता है, तो प्रमोशन दोस्तों डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मैंने था MTS में ज्वाइन किया था CPWD में, तो वहाँ पर ही जैसे MTS के बाद JSA का प्रमोशन होता है, नहीं JSA को LDC भी बोलते हैं। तो इसमें लगभग रूल तो 3 साल है लेकिन 5 साल लग जाते हैं। तो मैंने 5 साल से पहले ही रिजाइन कर दिया था 4 साल में, ठीक है। तो उससे पहले ही मेरा LDC में हुआ था तो मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद जो LDC के बाद SSA में प्रमोशन होता है उसको कोई डिपार्टमेंट UDC भी बोला जाता है, और तो उसके बाद OS में होता है। तो हर प्रमोशन के बाद आप देख सकते हैं कि रूल तो 3-3 साल है लेकिन 5 से 6 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। 5 से 6 साल लग जाएंगे, कहीं कहीं 7-8 साल भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 साल आप मान के लग सकते हैं कि 5 साल में आपको हो जाएंगे। और जो MTS के पोस्ट के लिए सबसे अच्छी डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ कि कौन सा है। अगर आपका MTS के पोस्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाता है, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स मिल जाता है, तो इसमें MTS के पोस्ट पर डायरेक्ट आप बनेंगे टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे तो टैक्स असिस्टेंट का ग्रेड पे 2400 होता है, जो कि UDC के बराबर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट MTS से टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे और उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ग्रेड पे होता है आपको
2400 के बाद डायरेक्ट 4200 4200, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आपकी अच्छी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, एमटीएस अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद जो अच्छी डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, एमटीएस के बाद इनकम टैक्स के बाद सबसे अच्छी डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट मिलते हैं तो ठीक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिल जाता है तब भी अच्छी है, ठीक है। चलिए, और आपको जानना होगा, कुछ डाउट होगा तब बताना कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉब प्रोफाइल के, तो आप देख सकते हैं कि जो 2010 वाला जो दिया हुआ है डीओपीटी का सर्कुलर है, तो इसमें बताया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा एमटीएस का। तो ये अनट्रेंड एमटीएस के लिए है, जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसमें का उसके लिए है, ठीक है ना। और जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, इसी पीडीएफ में लगा दिया हूँ उसका भी। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं हुआ तब तक आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, ठीक है। आपको जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऊपर जो बताया था तो उसमें भी दिखाया था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जब तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है, जब ट्रेनिंग जैसे ही हो गया ये वाला देख सकते हो, ये वाला जो सर्कुलर है 2010 का है। कब का है? 2010 का, ये जो 2010 का है। अब उसके बाद 2015 में एक और आया, ये 2015 में एक आया, उसमें बताया कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, ठीक है, 2015 में देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल टीओपीटी का है, और ये 2015 में आया था। तो इसमें जैसे ही बताया था कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो ये चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, फेरेजिक्स या मल्टीटास्किंग स्टाफ दोनों का दिया हुआ है। और यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ अनट्रेंड एमटीएस हैव बीन प्रोवाइडेड एट एनेक्स 2 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि 2010 वाला भी दिखा है, ठीक ना। यानी जो अनट्रेंड है, अनट्रेंड उनके लिए वो वाला है, ठीक है। आप ट्रेनिंग जैसे ही करोगे आप एलडीसी बराबर हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे भी तो आप कुछ दिन के बाद एलडीसी बन ही जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।